मेरे प्यारे साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं इस किताब का दूसरा हिस्सा, जिसमें है 6 तरीके जिनसे आप लोगों को पसंद आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका, जिसमें कहा गया है ये करें और आपका हर जगह स्वागत होगा। तो साथियों, स्टार्ट करता हूँ मैं। दोस्तों का दिल जीतने का तरीका सीखने के लिए इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। दोस्तों का दिल जीतने की कला जानने वाले सबसे बड़े महारथी से क्यों ना सीखा जाए। कौन है वह? आप उसे कल रास्ते पर मिल सकते हैं। आपके नज़दीक आते ही वह अपनी पूंछ हिलाने लगता है। अगर आप रुककर उसे सहलाएं तो ये दिखाने के लिए उछल पड़ेगा कि वह आपको कितना पसंद करता है। और आप जानते हैं कि उसके प्यार के पीछे कोई दूसरी नीयत नहीं है। वह आपको रियल एस्टेट नहीं बेचना चाहता और वह आपसे शादी भी नहीं करना चाहता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे अपनी आजीविका कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता। मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है और तोते को मीठा बोलना पड़ता है, लेकिन कि कुत्ता एक अपनी आजीविका कमाने के लिए आपको सिर्फ प्यार देता है। जब मैं 5 साल का था, मेरे पिता मेरे लिए 50 सेंट में पीले बालों वाला एक पिल्ला लेकर आए थे। वह मेरे बचपन की खुशी था। हर शाम 4:30 बजे वह हमारे घर के सामने अपनी प्यारी आंखों से रास्ते को एकटक देखता रहता था, और जैसे ही वह मेरी आवाज़ सुनता या मुझे देखता, वह अपनी पूंछ हिलाते हुए सरपट आगे बढ़ता और दौड़ते हुए पूरी खुशी के साथ आगे आता और मेरे पैरों से लिपट जाता था। टिप्पी मेरा 5 साल का दोस्त रहा। फिर एक दुखद वह रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह आकाश की बिजली से मुझसे 10 कदम दूरी पर मर गया। टिप्पी की मृत्यु मेरे लिए बचपन की ट्रेजेडी थी। टिप्पी, तुमने कभी मनोविज्ञान पर कोई किताब नहीं पढ़ी। तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी। तुम किसी दैवीय प्रेरणा से जानते थे कि तुम 2 साल में लोगों की दिलचस्पी अपनी तरफ जगाने की कोशिश करके उतने दोस्त नहीं बना सकते जितना लोगों के दिलों में दिलचस्पी दिखाकर 2 महीनों में बना सकते हो। मुझे फिर से दोहराने दो। तुम 2 साल में लोगों की दिलचस्पी अपनी तरफ जगाने की कोशिश करके उतने दोस्त नहीं बना सकते जितना लोगों में दिलचस्पी दिखाकर 2 महीनों में बना सकते हो। इसके बावजूद मैं और आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो पूरी दुनिया दूसरों की अपनी तरफ दिलचस्पी जगाने की कोशिश में लगा देते हैं, पर यह काम नहीं करता। लोगों की आप में रुचि नहीं है, मुझ में रुचि नहीं है, उनकी खुद में रुचि है। सुबह, दोपहर और रात न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने टेलीफोन पर हुई बातों पर लंबी रिसर्च की, ये जानने के लिए किस शब्द का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने सही अनुमान लगाया। मैं 500 फ़ोन वार्तालापों में 3900 बार इस्तेमाल हुआ। मैं किसी ऐसे ग्रुप फोटोग्राफ में जिसमें आप भी हैं। सबसे पहले आप किसकी फ़ोटो देखते हैं? अगर हम सिर्फ लोगों पर प्रभाव जमाने में रहें और उनकी दिलचस्पी पाने में ना लगें, तब वह हमें अच्छे और सच्चे दोस्त कभी नहीं मिलेंगे। सच्चे दोस्त ऐसे नहीं मिलते। नेपोलियन ने कोशिश की और जोसेफिन से अंतिम मुलाकात में उसने कहा, जोसेफिन, मैं धरती के किसी भी इंसान से ज़्यादा भाग्यशाली रहा हूँ, और इसके बावजूद तुम दुनिया में अकेली हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। इतिहासकारों को शक है कि वह जोसेफिन पर विश्वास कर सकता था। अल्फ्रेड एडलर वियना के मशहूर मनोवैज्ञानिक ने ज़िंदगी का आपके लिए क्या मतलब होना चाहिए नाम की किताब लिखी। इन्होंने किताब में लिखा, जो इंसान दूसरों में दिलचस्पी नहीं रखता उसे सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आप मनोविज्ञान पर भारी भरकम किताबें पढ़ने के बाद भी इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं बात नहीं खोज सकते। एडलर की बात इतनी अर्थ भरी है कि इसे यहाँ फिर से दोहराना चाहूँगा। जो इंसान दूसरों में दिलचस्पी नहीं रखता उसे सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ऐसे ही इंसानों से मनुष्य की असफलताएँ निकलती हैं। एक बार मैंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से लघु कथा लिखने का कोर्स किया, और उस कोर्स के दौरान एक मशहूर पत्रिका के संपादक ने हमारी क्लास से बात की। उन्होंने कहा कि वह उनके डेस्क से गुजरने वाली दर्जनों कहानियों में से कोई भी कहानी उठाकर कुछ परिच्छेद पढ़कर बता सकते थे कि लेखक लोगों को पसंद करता है या नहीं। अगर लेखक लोगों को पसंद नहीं करता, उन्होंने कहा, तो लोग उनकी कहानियाँ पसंद नहीं करेंगे।
वह सदा हुआ संपादक पढ़ने के दौरान 2 बार रुका और उसने उपदेश देने के लिए माफ़ी मांगी। मैं आप लोगों को वही बातें बता रहा हूँ, उन्होंने कहा, जो एक उपदेशक आपको बताएगा। पर याद रहे, आप सफल कहानी लेखक बनना चाहते हैं तो आपको लोगों को पसंद करना होगा। अगर वह साहित्य लिखने के बारे में सच है तो निश्चय ही वह लोगों के साथ व्यवहार करने के मामले में भी सही है। मैंने हार्वर्ड थर्स्टन के ड्रेसिंग रूम में एक शाम बिताई जब वे ब्रॉडवे पर अंतिम बार प्रदर्शन कर रहे थे। थर्स्टन उस समय जादूगरों के बादशाह थे। 40 साल तक वे पूरी दुनिया घूमते रहे, जादू दिखाते रहे, दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहे और लोगों को चकित करते रहे। 7 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उनके शो को देखा था और उन्होंने $2 मिलियन से ज़्यादा लाभ कमाया था। मैंने मिस्टर थर्स्टन से अपनी सफलता का राज बताने को कहा। उनकी स्कूली शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए वे घर से छोटी उम्र में भाग गए थे। उन्होंने बॉक्सकारों में सवारी की, पुआल में सोए, दरवाजे पर भीख मांगी और रेलवे के साइन बोर्ड को देखकर पढ़ना सीखा। क्या उनको मैजिक की ज़्यादा जानकारी थी? नहीं। उन्होंने कहा कि इस विषय पर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं और कई लोगों को उतना ही पता है जितना उन्हें पता है। पर उनके पास 2 चीज़ें थीं जो दूसरों के पास नहीं थीं। पहली, वे लाइट में अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से बाहर लाते थे और वे एक मास्टर शोमैन थे। वे मानव का स्वभाव जानते थे, जो भी करते थे, हर एक हाव भाव, आवाज़ की ऊंचाई और गहराई, भौं को उठाना, हर चीज़ का वे पहले से ही रिहर्सल कर लेते थे और उनकी हर हरकत सैकड़ों सेकंडों के हिस्सों में बंधी हुई थी। इसके अलावा थर्स्टन को लोगों में सच्ची रुचि थी। उन्होंने बताया कि कई जादूगर लोगों को देखते थे और बोलते थे, इन गधों की जमात को देखो, आज मैं उन्हें बेवकूफ़ बनाकर रहूँगा। लेकिन इस थर्स्टन का तरीका दूसरा था। उन्होंने बताया कि स्टेज पर जाते वक्त वे खुद से कहते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग मेरे स्टेज पर आए। इन्हीं लोगों के कारण मेरे लिए आजीविका कमाना संभव हो पाया है। मैं उन्हें अपना बेस्ट देकर रहूँगा। उन्होंने कहा कि वे बिना अपने आप से एक कहे लाइट के सामने नहीं आते थे। मुझे अपने श्रोताओं से प्यार है। बकवास फालतू, जो सोचना चाहें सोचें। मैं आपको एक प्रसिद्ध जादूगर द्वारा बताई रेसिपी बिना किसी टिप्पणी के बता रहा हूँ। नॉर्थ वारेन, पेंसिल्वेनिया के जॉर्ज डाइक को अपने सर्विस स्टेशन बिजनेस के 30 साल बाद रिटायर होना पड़ा, जब उनके स्टेशन की जगह पर एक नया हाईवे बना। जब रिटायरमेंट के खाली दिन उनको बोर करने लगे तो वे अपनी सारंगी पर संगीत बजाने लगे। जल्द ही वे उस क्षेत्र में संगीत सुनने और दूसरे सारंगी वादकों से मिलने निकल पड़े। अपने विनम्र अंदाज में वे हर संगीतकार की पृष्ठभूमि के बारे में जानने को उत्सुक हो गए। हालांकि वे खुद बहुत ही अच्छी सारंगी नहीं बजाते थे, पर उन्होंने इस दौरान कई दोस्त बनाए। उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्वी हिस्से में कंट्री म्यूजिक के प्रशंसकों के बीच में किंजुआ काउंटी के सारंगी वाले अंकल जॉर्ज के रूप में लोकप्रिय हो गए। जब हमने अंकल जॉर्ज के बारे में जाना तब वे 72 साल के हो गए थे और ज़िंदगी के हर पल का आनंद ले रहे थे। लोगों में दिलचस्पी रखने के कारण उन्होंने वैसे समय में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की जब लोग थक हार कर बैठ जाते हैं। ये थियोडोर रूजवेल्ट की लोकप्रियता का भी रहस्य था। उनके बैले जेम्स ई आमोस ने एक किताब लिखी जिसका नाम उसने थियोडोर रूजवेल्ट अपने बैले के नायक रखा। इस किताब में आमोस एक घटना के बारे में बताता है। मेरी पत्नी एक बार प्रेसिडेंट से बाब व्हाइट के बारे में पूछा। उसने कभी नहीं देखा था, पर प्रेसिडेंट ने उसके बारे में पूरे विस्तार से बताया। कुछ समय बाद हमारे घर का फ़ोन बजा। आमोस और उसकी पत्नी वो ईस्टर बेके रूजवेल्ट स्टेट में एक छोटे से घर में रहते थे। मेरी पत्नी ने फ़ोन उठाया और फ़ोन पर मिस्टर रूजवेल्ट खुद थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी पत्नी को यह बताने के लिए कॉल किया था कि खिड़की के सामने एक बाब व्हाइट है और उसे वे चाहें तो देख सकती थीं। ये नन्ही सी बातें उनकी खासियत थीं। जब वे हमारे घर के पास से गुजरते, अगर हम नज़रों से दूर भी होते तो हम
उन्हें ए बोलते हुए सुन सकते थे। ओ एनी या ओ जेम्स, ये उनका मित्रतापूर्ण व्यवहार था। कर्मचारी ऐसे इंसान को पसंद किए बिना कैसे रह सकते हैं? कोई इंसान उन्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता? रूजवेल्ट ने एक रात व्हाइट हाउस में फ़ोन किया जब प्रेसिडेंट और मिसेज टाफ्ट वहाँ नहीं थे। सभी लोगों के लिए उनकी विनम्रता इस बात से दिखती थी कि वे व्हाइट हाउस के सभी काम करने वालों को उनके नाम से पुकारते थे, भले ही वह नौकरानी क्यों ना हो। जब उन्होंने किचन में काम करने वाली एलिस को देखा, आर्की बट लिखती हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह अभी भी कार्न ब्रेड बनाती हैं। एलिस ने कहा कि वह कभी कभी नौकरों के लिए बनाती हैं, पर इससे ऊपर कोई नहीं खाता। उनकी बुरी पसंद है। रूजवेल्ट ने कहा, मैं प्रेसिडेंट से मिलने पर बताऊंगा। एलिस ने उनके लिए प्लेट पर एक पीस लेकर आई और वे ऑफिस जाते हुए समय मालियों और मजदूरों से बात करते हुए उसे खाते गए। उन्होंने हर इंसान का वैसे ही अभिवादन किया जैसे वे पहले करते थे। आइक हूबर, जो व्हाइट हाउस में 40 साल से काम कर रहा था, ने नम आंखों से कहा, ये पिछले सालों में मेरे जीवन का एकमात्र खुशनुमा दिन था और हम इससे कभी $100 से भी नहीं बदलेंगे। कम दर्जे वाले लोगों के लिए इसी सोचने चाथम एडवर्ड और एम स्काइस सेल्स प्रतिनिधि को अपना अकाउंट रखने में मदद की थी। कई साल पहले उन्होंने बताया, मैंने मैसाचुसेट एरिया के जॉनसन एंड जॉनसन के ग्राहकों को बुलाया था। एक अकाउंट हिंगम के ड्रग स्टोर में था। किसी स्टोर में जाने पर हमेशा स्टोर के मालिक से ऑर्डर लेने से पहले सोडा क्लर्क या सेल्स क्लर्क से बातें करता था। एक बार मैं स्टोर मालिक के पास गया तो उसने मुझे चले जाने को कहा, क्योंकि वह जॉनसन के सामान खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह लोग छोटे ड्रग स्टोर को अनदेखा करके फूड और डिस्काउंट स्टोर पर ध्यान दे रहे थे। मैं दुम दबाकर भागा और शहर में घंटों चक्कर लगाता रहा। अंत में मैंने वापस जाने का निश्चय किया और अपनी बात स्टोर के मालिक के सामने रखने की कोशिश की। जब मैं वापस आया तो मैंने हमेशा की तरह सोडा क्लर्क और सेल्स क्लर्क को हेलो कहा। जब मैं मालिक के पास पहुंचा तो वह मुस्कुराया और उसने मेरा स्वागत किया। फिर उसने डबल ऑर्डर दिया और मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उससे पूछा कि पिछले कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ। तब उसने सोडा फाउंटेन के पास खड़े युवक की ओर इशारा किया और कहा कि मेरे जाने के बाद वह उसके पास आया और उसने कहा कि मैं स्टोर में आने वाले कुछ एक ऐसे लोगों में से था जो उसे और अन्य लोगों को हेलो कहते थे। उसने मालिक को बताया कि अगर किसी सेल्समैन को ये बिजनेस मिलना चाहिए तो वह मैं हूँ। मालिक मान गया और एक वफादार ग्राहक बना रहा। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि किसी सेल्समैन के लिए या किसी और इंसान के लिए दूसरों में दिलचस्पी रखना सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैंने अनुभव से पाया कि कोई इंसान बहुत व्यस्त लोगों का ध्यान और समय खींच सकता है अगर वह उसमें सच्ची दिलचस्पी दिखाए। मुझे विस्तार से बताने दें। कई साल पहले मैंने ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में साहित्य के एक कोर्स कराया था और हम कैथलीन नॉरिस, फानी हर्ट्स, इडा टारवेल, अल्बर्ट पेंसन और रूपर्ट ह्यूज जैसे बड़े और व्यस्त लेखकों से चाहते थे कि वे ब्रुकलिन आकर अपने अनुभवों से हमें कुछ सिखाएं। इस हर पत्र 150 छात्रों द्वारा साइन किया गया था। हमने कहा कि हम जानते हैं ये लेखक बहुत व्यस्त है, इतने व्यस्त कि अपना लेक्चर तैयार नहीं कर सकते। इसीलिए हमने उनके लिए प्रश्नों की एक लिस्ट भेजी जो उनकी ज़िंदगी और काम करने के तरीक़ों से संबंधित थी। उन्हें वह पसंद आया, जिसे पसंद नहीं आएगा, इसलिए वह अपने घरों से निकले, ब्रुकलिन तक आए और उन्होंने हमारी मदद की। इससे आगे का जानेंगे दोस्तों अगले भाग में। और साथियों नमस्कार। मेरा प्रयास कैसा लगा आपको आप बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आपका अपना चैनल है। साथियों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।